ओके जी, तो हम बात कर रहे थे एम्बिग्यूअस इन्वोकेशन की। एम्बिग्यूअस इन्वोकेशन का मतलब ये है कि कंपाइलर या हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट जो है उसको क्लियर नहीं होगा, उसको ये पता नहीं लगेगा कि कौन से मेथड को कॉल करना है, कौन से वाले मेथड को कॉल करना है, क्योंकि अब मल्टीपल मेथड्स होंगे एक ही नेम के। मैक्स के नेम के दो मेथड हैं। अगर वो कंफ्यूज हो जाता है अभी किसको कॉल करूं, पहले वाले को या दूसरे वाले को, तो इट मीन्स कि वो आपकी एम्बिग्यूअस इन्वोकेशन है, और एम्बिग्यूअस इन्वोकेशन नहीं होनी चाहिए। अब कैसे एम्बिग्यूअस इन्वोकेशन है इसको जो है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये एम्बिग्यूअस इन्वोकेशन की एग्जांपल आ रही है। अच्छा, एम्बिग्यूअस अब इन्वोकेशन कैसे है जी? वो ऐसे है कि हमारे पास हैं दो मेथड। ये नीचे मैं आपको पहले उनकी डेफिनेशंस के मुतालिक बता दूं। एक मेथड है जिसका नाम है मैक्स, इसको आप एक इंटीजर पास कर रहे हैं, और दूसरा एक डबल पास कर रहे हैं। फिर एक और मेथड है नीचे, इसका नाम भी मैक्स है, इसको एक डबल पास कर रहे हैं और फिर एक इंटीजर पास कर रहे हैं, यानी सीक्वेंस में डिफरेंस है। तो सीक्वेंस में डिफरेंस है, यहाँ पे ओवरलोडिंग हो सकती है, ये ओवरलोडिंग को अलाउ करता है आपको। लेकिन जब आपसे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एम्बिग्यूअस इन्वोकेशन की, कि कॉल एम्बिग्यूअस है, तो आप इसे पास करवा रहे हैं 1 और 2। अब देखें क्या होगा। 1 आपकी इंटीजर डाटा टाइप है। अब आप समझ रहे होंगे कि शायद वो इसको पास करेगा, 1 इसको मिल जाएगा, और सेकंड वैल्यू जो है वो इसको मिल जाएगी, क्योंकि ये डबल है और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, उसकी टाइप पर मोशन कर देगा और वो 2.0 कर देगा उसको ऑटोमेटिकली। क्योंकि अगर आप किसी फ्लोट वैल्यू को, वेरिएबल को, ये डबल वेरिएबल को कोई इंटीजर वैल्यू अगर आप असाइन करते हैं, तो वो 0.0 खुद ही लगा देगा। अब ये काम वो कर लेगा, तो वो कहेगा कि ठीक है, मैं इस मेथड को मैं इन्वोक कर सकता हूँ। लेकिन अगर अगर आप देखें तो वो ऐसा भी तो कर सकता है कि ये 1 पास कर दे इसको। वो क्या कहता है, नहीं मैं 1 को 1.0 कर देता हूँ, और जो 2 है, 2 मैं इसको साइन करा देता हूँ एज इट इज़ 2। अब ये भी तो कॉल हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर टाइप प्रमोशन हो सकती है। हाँ, अगर वो मेथड को कुछ ऐसे कॉल करता, अब ज़रा एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर वो कॉल करता कुछ ऐसे 1.0 और दूसरा 2 होता, फिर वो इसी को पास करना था उसने 1.0, क्योंकि अब एक्सप्लिसिट वैल्यूज़ आ गई हैं ऊपर। 1.0 पहला आर्ग्यूमेंट डबल है, डबल आर्ग्यूमेंट इसी में पहला आ रहा है, और 2 इसको मिल जाता। अब कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी। या वो ये करता, अब यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। या वो ये करता कि कॉल करते वक्त पास कर देता 1 और कॉमा, सॉरी ये कॉमा है, कॉमा 2.0 सपोज। फिर वो इसी को कॉल करता कि 1 मिल जाता इसको और 2.0 मिल जाता इसको, फिर वो दूसरे को कॉल ना करता, इस वाले को कॉल नहीं करना था, फिर उसने ये कॉल नहीं होना था, फिर ये पहले वाला कॉल होता। अब एम्बिग्यूटी नहीं होती। अगर ऊपर वो किसी भी एक के साथ फ्रैक्शन में लगा देता ना, फ्रैक्शन लगा देता, फिर एम्बिग्यूटी नहीं होनी थी। लेकिन अब उसने फ्रैक्शन लगाई नहीं, उसने दोनों ही इंटीजर वैल्यूज़ यूज़ कर ली हैं, और इंटीजर को ऑटोमेटिकली जो है उसको अपग्रेड कर दिया जाता है, उसको उसकी टाइप पर मोशन कर दी जाती है ऑटोमेटिकली। इसलिए वो उसको कह रहा है कि ये जो एम्बिगुअस, ये जो आपने लिखा है ना, मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, कि ये जो कॉल है ना, ये एम्बिगुअस है। अब रन टाइम इन्वायरमेंट को पता नहीं लगेगा कि भाई मैं कौन से वाले की टाइप प्रमोशन करूँ, 1 को 1.0 करके इसे कॉल करवा दूँ, या 2 को 2.0 करके मैं इस पहले वाले को कॉल करा दूँ। अब उसके लिए जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारी जो है वो एम्बिगुअस इन्वोकेशन है। ये हमने लास्ट टाइम हमने बातें सारी डिस्कस कर ली थी। स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल, तो ये आज यहाँ से हमारा जो है वो नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल, कि लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि लोकल वेरिएबल होते क्या हैं। लोकल वेरिएबल हमारे वो वेरिएबल होते हैं जिनको आप किसी भी मेथड की बॉडी के अंदर डिफाइन कर देते हैं, विच आर एक्चुअली डिफाइंड और डिक्लेयर्ड
इनसाइड अ मेथड्स बॉडी, चाहे वो मेथड कोई सा भी है, मेन मेथड है या हमने कोई मेथड बनाया वो वाला मेथड है, जो मर्जी है मेथड है। अगर वो मेथड के अंदर वेरिएबल आ गया है ना, उसकी डिक्लेरेशन मेथड के अंदर आ गई है, तो उसको हम लोकल वेरिएबल कहेंगे। और उसका स्कोप क्या होगा? स्कोप मीन्स उसकी विजिबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, कि उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो उसका स्कोप होगा जहाँ पर आपने उसको डिक्लेयर किया है उससे लेकर उस पूरे प्रोग्राम या उस मेथड के अंदर अंदर एंड तक, द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल्स कैन बी रेफर्ड, उसको हम स्कोप कहते हैं। स्कोप को डिफाइन कर रहा है, स्कोप को डिफाइन कर रहा है कि स्कोप होता क्या है, जहाँ आप उसकी वैल्यू को रेफर कर सकते हैं, जहाँ आप उसकी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, उसको उसका स्कोप कहते हैं। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होगा? लोकल वेरिएबल का स्कोप होगा एट द पॉइंट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, जहाँ से उसको डिक्लेयर किया गया है, लेकर कहाँ तक? एंड ऑफ द ब्लॉक या एंड ऑफ द मेथड, जहाँ से उसे डिक्लेयर किया गया वहाँ से लेकर मेथड के एंड तक। मेथड 10 लाइन का, आपने 8वीं लाइन पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, तो उसका स्कोप होगा 8वीं 9वीं 10वीं लाइन तक, 3 लाइन तक उसका स्कोप होगा। ठीक है, तो स्कोप मीन्स अवेलेबिलिटी, विजिबिलिटी, कि उस वेरिएबल को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा। ये कंटिन्यू चल रहा है जी। You can declare a local variable with the same name multiple times in the different non-nesting blocks of the method। important चीज़ वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि एक ही नाम के वेरिएबल हो सकते हैं लेकिन नॉन नेस्टिंग ब्लॉक्स के अंदर होंगे। नेस्टेड ब्लॉक के अंदर उनको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, बट यू कैन नॉट डिक्लेयर अ लोकल वेरिएबल ट्वाइस इन अ नेस्टेड ब्लॉक। अब इसको समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। बहुत सिंपल सी बात है, और मे बी की चीज़ें आपने पीएफ के कोर्स में भी पढ़ी हुई हों। यहाँ पे स्कोप पहले समझा रहा है जी, स्कोप कैसे है। एक वेरिएबल उसने लिखा है इंट आई, तो आई का स्कोप कहाँ से कहाँ तक होगा? एट द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन से लेकर जहाँ तक उसका ब्लॉक नहीं एंड हो जाता। इस लूप का ब्लॉक एंड हो रहा है यहाँ पर। और जे का स्कोप क्या होगा? एट द पॉइंट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन से लेकर जहाँ तक उसका ब्लॉक नहीं एंड हो जाता। ये भी क्योंकि लूप के अंदर डिक्लेयर हुआ है ना, तो इसे इसका स्कोप भी इस लूप के ब्लॉक के अंदर होगा। हाँ, अगर कोई एक वेरिएबल यहाँ पर होता, फॉर एग्जांपल एक के वेरिएबल यहाँ पर है, तो के वेरिएबल लूप में भी यूज़ हो जाना था, और के वेरिएबल इस लूप से बाहर, यानी इस लूप से बाहर निकलने के बाद आप यहाँ पे भी के को यूज़ कर सकते थे। इस ब्लॉक से पहले पहले तक के को यूज़ किया जा सकता था। तो ये उसने स्कोप के मुतालिक आपको बताया। ये वही लोकल वेरिएबल का स्कोप आ रहा है। आई का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? आई का स्कोप बस यहाँ तक है। दोबारा आई डिक्लेयर कर दिया, नॉन नेस्टिंग ब्लॉक्स है ना, तो यहाँ पे आपको बता रहा है इट इज़ फाइन टू डिक्लेयर आई इन 2 नॉन नेस्टिंग ब्लॉक्स, के आई को पहली लूप में डिक्लेयर करा दिया, दोबारा आई को एक दूसरी लूप में डिक्लेयर करा दिया, तो दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक हैं, क्योंकि नॉन नेस्टिंग ब्लॉक्स हैं। नॉन नेस्टिंग, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो गई है भाई। राइट साइड के ऊपर अगर आप देखें, उसने इंट आई लिया और इस ब्लॉक के अंदर उसने एक लूप लगाई है, और उस लूप के अंदर फिर आई को डिक्लेयर करा दिया। ये गलत, ये ठीक नहीं है। नॉन नेस्टिंग ब्लॉक्स हैं, आप मल्टीपल टाइम एक ही वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, डिक्लेयर करा सकते हैं। लेकिन नेस्टिंग ब्लॉक्स हैं तो उसके अंदर फिर एक ही नाम के वेरिएबल को आप मल्टीपल टाइम डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों भी क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। अब वो पिछला रिवाइज करना पड़ गया ना मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन इतना ज़्यादा रख नहीं पा रहा, आप लोगों से बार बार पूछ नहीं पा रहा। तो उम्मीद है कि बातें आप लोगों को क्लियर हो ही रही होंगी, लेकिन कहीं पर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो फौरी तौर पर हैंड रेस कर लिया करें। ठीक है, हैंड रेस कर लिया करें ताकि मैं वहीं पर आप लोगों से इनपुट ले सकूं कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन स्ट्रेंथ कम हो गई, पहले 22 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, अब 17 हो गए। 5 स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों चले गए, शायद उन्हें पता लग गया कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए अटेंडेंस लगवाओ और भाग जाओ। इसलिए फिर मैं अक्सर जो है ना, मैं रिकॉर्डिंग को प्रेफर नहीं करता। लाइव लेक्चर है,
आप लाइव लेक्चर लें तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर है, और कोई भी किसी का ऐसा इशू नहीं है कि कोई लाइव लेक्चर ना ले सकता हो, हर जगह पर नेट अवेलेबल है। और खैर बहरहाल, तो ये आ गया हमारे पास स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल। आगे चलते हैं। ये वही स्कोप जो है उसी को आगे लेके कंटिन्यू कर रहा है, और आपको वही एग्जांपल जो है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आई को हम मल्टीपल टाइम वो डिक्लेयर कर रहे हैं। ऊपर तो आ गया ना एक्स एंड वाई, आई को यहाँ पे डिक्लेयर करा रहा है लूप के अंदर। लूप एंड हो गई, आई ख़त्म हो गया, दोबारा लूप स्टार्ट हुई, वहाँ पे दोबारा उसने आई को डिक्लेयर करा दिया, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। नॉन नेस्टिंग ब्लॉक्स हैं, एक ही वेरिएबल मल्टीपल टाइम डिक्लेयर हो सकता है। आपको वो कोडिंग के साथ उसकी एग्जांपल बता रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम है जी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि उसने x लिया है एक दफ़ा, x इक्वल्स टू 1, और लूप के अंदर जाके लूप की बॉडी के अंदर उसने x को फिर डिक्लेयर करा दिया, तो ये गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता। ये नेस्टिंग ब्लॉक्स हैं। नेस्टिंग ब्लॉक्स कैसे हैं कि एक मेन ब्लॉक है मेथड का, और उसके अंदर एक और ब्लॉक आ रहा है लूप का, ये नेस्टिंग ब्लॉक्स हो गए ना, एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक, नेस्टिंग ब्लॉक्स। सेम नेम के वेरिएबल्स अलाउ होंगे लेकिन नॉन नेस्टिंग ब्लॉक्स में। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट है मेथड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को हमने डिफाइन किया हुआ है। एब्स्ट्रैक्शन मींस इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी हाइडिंग, कि आप जहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल्स को आप हाइड कर देते हैं तो इसको एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स का यहाँ पे वो वर्ड यूज़ कर रहा है, आप किसी भी तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे मेथड एब्स्ट्रैक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है, मेथड एब्स्ट्रैक्शन इस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है कि जो बेसिकली मेथड की जो बॉडी है ना, दैट इज़ अ ब्लैक बॉक्स। मतलब जो कुछ इसके इनसाइड है हमें नहीं पता क्या है, हमें तो बस इतना पता है कि भाई हमने ये मेथड कॉल करना है, उसका ये नाम है, उसको ये आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, और बस मेथड हमें उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे हमने एक मेथड देखा था, फॉर एग्जांपल कॉस थीटा का मेथड देखा था, कॉस का हमने एक मेथड देखा था। भाई अब ये कॉस का मेथड कैसे काम करता है, उसने कॉस कैसे कैलकुलेट किया, दैट इज़ एक्चुअली हिडन फ्रॉम अस। इसी को हम मेथड एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे, कि जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन डिटेल या कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर लेते हैं। मेथड्स के बेनिफिट्स क्या हैं? राइट अ मेथड वंस एंड री यूज़ इट एनीवेयर, बार बार यूज़ किया जा सकता है, यही इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, मतलब ये अभी हमने जो एब्स्ट्रैक्शन की बात की, और रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिड्यूस किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? वो ऐसे कि अगर आपका एक बड़ा लार्ज टास्क है तो आप उसको स्मॉलर सिंपलर टास्क्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, उसको लॉजिकली डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है स्मॉलर एंड सिंपलर पार्ट्स के अंदर, तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर लेते हैं। रैंडम एक केस स्टडी आ रही है, जनरेटिंग द रैंडम करेक्टर्स रैंडमली जनरेट करवाना। जैसे हमने पहले रैंडम नंबर्स देखे थे, उसी तरह से रैंडम करेक्टर्स की जनरेशन है। इसके लिए वो आपको रैंडम का मेथड ही जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो इस केस स्टडी को आप लोग खुद से देखिएगा, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि थोड़ी सी लेंथी केस स्टडी है, टाइम हमारा काफ़ी सारा इधर लग जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आज हमारा एटलीस्ट ये वाला चैप्टर एंड हो जाए। देखिएगा सिंपल ही बना रहा है, कोई इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। फिर उसने एक मेथड बना लिया और उस मेथड को फिर ये बार बार कॉल कर रहा है। प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर जो कुछ भी उसने समझाया उसी का उसने एक मेथड बना लिया, और मेथड का नाम रखा है गेट रैंडम करेक्टर। दो वैल्यूज से पास करवा रहा है, दो करेक्टर पास करवा रहा है, फिर उसे कॉल कर रहा है गेट रैंडम करेक्टर ए और जी। स्मॉल ए स्मॉल जी पास किया तो एक रैंडम करेक्टर जनरेट होगा जो स्मॉल ए से स्मॉल जी के बीच होगा। फिर दोबारा वो उसी को कॉल कर रहा है गेट रैंडम अपर केस लेटर, ठीक है। पहले उसने यहाँ पे बनाया था गेट रैंडम करेक्टर का बनाया,
अपर केस का बना लिया उसने, गेट रैंडम करेक्टर को पास कर रहा है कैपिटल ए से कैपिटल जी, और अब वो एक कैपिटल रैंडम करेक्टर जो है वो जनरेट कर देगा, फिर 0 से लेकर 9 तक जनरेट कर देगा। तो इस तरह से आप रैंडम करेक्टर्स जो है वो आप जनरेट करवा सकते हैं। इस कोड की डिटेल में जो है वो मैं नहीं जा रहा। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट ऑप्शनल है। The concept of method abstraction can be applied to the process of developing the program. When writing a large program, you can use the divide and conquer strategy, also known as a stepwise refinement. तो ये दो तरह के आपके पास अप्रोचेस होती हैं, एक जिसको आप टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं और दूसरी अप्रोच जो है वो बॉटम अप अप्रोच कहलाती है। तो यहाँ पे वो एक और केस स्टडी ले रहा है कि आपने ये कैलेंडर प्रिंट करना है, कैलेंडर कुछ इस तरह से आपने प्रिंट करना है। तो इसकी केस स्टडी के अंदर देखें कि वो किस तरह से बात कर रहा है। आपने कैलेंडर प्रिंट करवाना है, प्रिंट कैलेंडर मेन मेथड है। आप इनपुट लेंगे कि भी कौन सा करेक्टर, कौन सा आपने जो है वो मंथ आपने इनपुट करना है और किसको आपने प्रिंट करना है। प्रिंट में आप आएंगे तो मंथ का टाइटल भी होगा और मंथ की बॉडी होगी। टाइटल के अंदर आप मंथ का नेम गेट करेंगे कि कौन सा मंथ है, फरवरी है, मार्च है, मई है, कौन सा। स्टार्ट डे, ये मंथ का कौन से डे से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, संडे से स्टार्ट हो रहा है। गेट नंबर ऑफ डेज इन मंथ, नंबर ऑफ डेज इन मंथ, कितने दिन है उसके अंदर, 30 दिन है, 28 दिन है, 31 दिन है। गेट टोटल नंबर ऑफ डेज, स्टार्ट से लेकर उसका नंबर ऑफ टोटल डेज लेगा और फिर वो देखेगा कि लीप ईयर तो नहीं है कहीं। ये उसने केस स्टडी से आपको बताई। अब टॉप डाउन अप्रोच क्या है? टॉप डाउन डेफिनेटली यही है कि आप टॉप से स्टार्ट करते हुए आप एंड तक जाएंगे। टॉप डाउन मतलब अब आप पहले आपका फोकस होगा जरा जनरल इश्यूज़ की तरफ। टॉप डाउन अप्रोच हमेशा स्टार्ट होती है जनरल इश्यूज़ से, GENE बस मैं लिख देता हूँ, जनरल इश्यूज़ से लेकर स्पेसिफिक इश्यूज़ की तरफ। SPE स्पेसिफिक कर दिया मैंने। जनरल इश्यूज़ को पहले देखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्पेसिफिक कर होते जाते हैं। यह है आपकी टॉप डाउन अप्रोच। इसके ऑपोजिट जो अप्रोच है वो है बॉटम अप। बॉटम अप में आप पहले स्पेसिफिक इश्यूज़ को सॉल्व करना शुरू करते हैं कि जी आप लीप ईयर कैसे देखेंगे, उसको आपने डिफाइन कर लिया, फिर आपने ये देख लिया, फिर आपने इसको सॉल्व कर लिया, फिर आपने इसको सॉल्व कर लिया, फिर एट द एंड आपका एक लार्जर प्रॉब्लम जो है वो आपका सॉल्व हो जाता है। तो बॉटम अप के अंदर आप अपने स्पेसिफिक जो आपके इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर आप पहले फोकस करते हैं और जनरल इश्यूज़ की तरफ आप बाद में जाते हैं। जबकि टॉप डाउन में आप जनरल से स्टार्ट करते हैं और स्पेसिफिक की तरफ जो है वो आप बाद में जाते हैं। ये एक सेकंड ठहरिएगा ज़रा। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? सर मोस्ट वेलकम सर। जम आए सर। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे वो इन्हीं अप्रोचेस को जो है वो डिस्कस कर रहा है। टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन में हम पहले जनरल इश्यूज़ की तरफ फोकस करेंगे, फिर स्पेसिफिक इश्यूज़ की तरफ आएंगे। जैसे मेन को पहले इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसके बाद हम जो हमारे सब मेथड्स होंगे उनको हम बाद में उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। फिर बॉटम अप है जो इसके रिवर्स टेक्निक यूज़ होगी। पहले आप स्पेसिफिक की तरफ फोकस करेंगे,
फिर जनरल की तरफ आप बाद में आएंगे। बेनिफिट्स ऑफ स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, सिंपलर प्रोग्राम है, रीयूजिंग मेथड्स हैं, ईजियर डिवेलपिंग एंड डिबगिंग है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो आप इसको लेते हुए आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये था हमारा ये वाला चैप्टर मेथड्स का। ठीक है जी, मेथड्स का चैप्टर जी हमारा एंड हो गया। और आगे अब 10 मिनट हैं, 10 मिनट में मेरे ख्याल से हमें नेक्स्ट चैप्टर मैं करवाना तो चाह रहा था, लेकिन अब मैं नहीं करवाता स्टार्ट। एरेस का है, वैसे एरेस के ऊपर मैंने आप लोगों को पहले भी एक अपना वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप एरेस को आप वहाँ से देख सकते हैं। उसको आप वहीं से देख लें, यहाँ से भी हम थोड़ा बहुत देखना चाहेंगे, हम देख लेंगे, क्योंकि एरेस का जो यहाँ पर है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। ये मैं आपको ओपन कर देता हूँ यहाँ पर। ये मैं रात लेक्चर आप लोगों के लिए देख रहा था, तो इसके अंदर जो स्लाइड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है वो जा रहा है, और 112 स्लाइड्स हैं। तो देख लेंगे इसको भी हम, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एनिमेशंस मेरे ख्याल से इसके अंदर ज़्यादा हैं, इसलिए स्लाइड्स थोड़ी सी ज़्यादा बन रही हैं इसके अंदर। लेकिन खैर बहरहाल इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक कोई इशू हो, किसी को कुछ पूछना अस्सलाम चाहे? वालेकुम सर। जी जी सर ये अरेज वाला लिंक सर आपके चैनल पे है वहाँ से? जी जी, मैंने पहले आप लोगों को जो बताया था वो चैनल से ही बताया था। वहाँ पे एरेज इन जावा 1D 2D एंड जैग्ड एरे, शायद इस नेम से कुछ होगा। तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ऊप बेसिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर। ओके सर, थैंक यू सर। जी, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक किसी का?